नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि क्या आप सभी को लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी? न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 36 वादे किए और उन्हें 5 साल तक सरकार चलाने का मौका मिला। क्या उन्होंने उनमें से किसी वादे को भी पूरा किया? कांग्रेस ने लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। देखिए क्या है, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्यों बोलते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपये साल का देने की बात किए। उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहां से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आनी नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं। केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपया लाएंगे कहां से? तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है, तो ऐसे अब वही कांग्रेस की भी वही हालत है। ये डूबता हुआ जहाज है, बिखराव हो गया है, सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के अशोक वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 वर्षों के शासन में इतने भ्रष्टाचार किए कि समूचे छत्तीसगढ़ के संसाधन को लूट डाला, प्रदेश को घोटालों का गढ़ बना दिया। लेकिन आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो कभी मुलायम गद्दे में सोते थे, आज जेल की हवा खाने को मजबूर हैं। हमारी भाजपा सरकार घोटालेबाजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का डर सता रहा है, जिसको देखते हुए उनके नेता मोदी जी पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। तोखन साहू समझते हुए एक एक घर एक एक मतदाता के बीच में जाओ और हमारे भारत सरकार मोदी जी के 10 साल के काम, हमारे 3 महीना के काम और 15 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के काम, वो सब काम ला बताओ। आज कोई एक ऐसा घर होही जिला भाजपा के सरकार के लाभ नहीं मिली सोही होही कोई ऐसा घर? एक भी घर नहीं मिले। सब घर ला कोई न कोई फायदा, चाहे हमारे भारत सरकार के, चाहे हमारे अभी 3 महीना के काम के या 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के काम के फायदा मतलब मिली सोही। आज 3 साल में हमन कई ठन वादा पूरा करे हैं कि नहीं? मोदी की गारंटी में प्रधानमंत्री आवास 18 लाख की स्वीकृति होगी। 2 साल धान के जो बकाया बोनस रही किसान मन के, 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के देह के काम करे हन। कितना किसान मला मिली से? 2 साल के बकाया बोनस कम ला मिली से 12 लाख से ज्यादा किसान मला मिली से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हन। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे हन। अंतर की राशि आप मला मिलीस कि नहीं? तो हाथ उठावा, कितना कितना झला मिली से? सबला मिली से एक मुश्त मिली से ना। 24,72,000 किसान मल्ला 13,320 करोड़ रुपया एक बार में एक मुश्त देह के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। हमारे महतारी मन एथी बैठी ने, महतारी बंधन योजना की बात हो रही से। हमन 10 मार्च के पहला किस्त भेजे और कल दूसरा किस्त भेजे हन। कितना जन के खाता में पहुंच गईस? सबके में पहुंच गई। आप पहुंच जाही, कल भेजे हन 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के
छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के लाठी चलाने की बात अब दिल्ली तक पहुंच गई है। चरणदास महंत ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसे मानसिक संतुलन खोने का खिताब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान से ये कौन कौन से फरमान निकल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आपके संज्ञान में यह तथ्य निश्चित रूप से आया होगा कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक बार पुनः वैसे ही घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जो निरंतर कांग्रेस कहती चली आ रही है। मित्रों, लोकसभा का चुनाव जो जो आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों अपेक्षित रूप से सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आपके संज्ञान में यह तथ्य निश्चित रूप से आया होगा कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत ने हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बार पुनः वैसे ही घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है जो निरंतर कांग्रेस कहती चली आ रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो कम होने का एहसास है, उसके कारण से ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद संकेत है। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का, वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है, तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? और इतना ही नहीं है, यह कोई सहज रूप में उनके मुंह से निकला हुआ कोई फिसला हुआ शब्द नहीं है। उसके बाद के कई वाक्यों में निरंतर उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की गई है। और यह आज से नहीं चल रहा है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव में आज के कांग्रेस के सहारनपुर के प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर डालूंगा, वहां से लेके सर फोड़ने तक। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि कितने निम्न स्तर तक आप जाने के लिए तैयार हैं? कोई बात नहीं, जनता मोदी जी को समर्थन और प्रेम देकर उतने ही उच्च स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। बालोद जिले के वनांचल व आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम निरंतर जारी है। आयोजन में अलग अलग ढंग से ग्रामीणों को मतदान करने प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे ही जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम आमाडुला में आदिवासी संस्कृति पर आधारित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत सहित अधिकारी कर्मचारी मांदर के थाप पर थिरकते नजर आए। आदिवासियों की परंपरागत मांदरी लीला नृत्य के अलावा आंगा देव का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में स्वीप अभियान के तहत वो जगहों को चिन्हांकित किया जा रहा है जहाँ पे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में सुदूर क्षेत्र में आमाडोला में, जो कि पूरा ट्राइबल बाहुल्य गांव है, वहाँ पे मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप प्लान चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी रही और उन्होंने अपने कल्चरल कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी और साथ ही साथ इस बात की शपथ भी ली है कि वो मतदान में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मतदान के दिवस में मतदान करने के लिए आगे आएंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रमजान शरीफ के 30 रोज़ों के दौरान माह के अंतिम जुमे को अलविदा जुमा कहा जाता है। इस रमजान के अलविदा जुमे को रोजेदार नमाजी भाइयों ने विशेष नमाज सेक्टर 6 जामा मस्जिद में अदा की। इस्लामिक पाक महीनों में माह रमज़ान की बहुत बड़ी फजीलत बताई गई है। माह रमज़ान के 30 रोज़े रोज़ेदार भाई कसरत से रखते हैं और अपनी हाजत पूरी करने और मगफिरत की दुआएं करते हैं। रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा अलविदा जुमा कहलाता है। अलविदा जुमे को विशेष नमाज मस्जिदों में अदा की जाती है। इसी कड़ी में सेक्टर 6 जामा मस्जिद में विशेष नमाज अलविदा जुमे पर अदा की गई। हजारों की संख्या में शामिल रोजेदार नमाजी भाइयों ने यहां पर नमाज अदा की और देश और दुनिया में खुशहाली की दुआएं की। माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा होता है। स्पेशली इसकी कोई ख़ास फजीलत तो नहीं है, ये नॉर्मली रमज़ान के आम जुमा की तरह है, लेकिन चूँकि ये रमज़ान का आखिरी जुमा होता है और रमज़ान का जो जुमा होता है, जितने भी जुमा होते हैं सब में अल्लाह पाक की ख़ास रहमत होती है और अल्लाह पाक ऐसे उन तमाम बंदों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, बहुत से लोगों को अल्लाह पाक बख्श देता है और जन्नत देता है। तो इसलिए माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा हमारे लिए बड़ा मुबारक और मसरूर होता है। इसलिए हम इसमें ख़ास नमाज का अहतमाम करते हैं, दुआ का अहतमाम करते हैं और आज के इस ख़ास मौके पर हमने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए हमने दुआएं मांगी हैं और ये दुआएं मांगी कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को नज़र बद से बचाए और हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। ईद तो चाँद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाँद 29 का हो जाता है तो बुध के दिन ईद आएगा, यानी 10 तारीख को, और अगर चाँद 29 का नहीं होता है तो जुमरात जो पड़ता है यानी गुरुवार, ये तो कन्फर्म है। भिलाई वासियों को मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ और भिलाई वासियों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अपने इस शहर भिलाई के लिए और हिंदुस्तान के लिए ख़ास एहतमाम करें, ख़ास दुआ करें और इसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर इसकी तरक्की के लिए हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए और आपस में मोहब्बत प्यार बांटते हुए रहना चाहिए। रमज़ान के पवित्र महीने में बहुत बड़ी फजीलत है आखिरी जुमा, जिसको अलविदा कहा जाता है। आज रमज़ान के पवित्र महीने का आखिरी जुमा यानी अलविदा वाला जुमा था। हज़ारों की संख्या में मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की और मुल्क के लिए अमन व शांति और तरक्की की दुआएं मांगी गई। अलविदा जुमे की खुसूसी फजीलत है कि उस दिन जो है ख़ासकर अल्लाह का फजल, उसकी रहमत नाजिल होती है, इसलिए उसी तौर पर यह विशेष नमाज का जो है प्रावधान है अलविदा की, जिसमें बहुत से लोग शरीक होते हैं। जी माशाल्लाह, अभी जुमा की नमाज रमज़ान का आखिर जुमा होता है जिसे अलविदा जुमा कहते हैं। एक बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज के लिए जमा होते हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में इबादत करते हैं और हर इंसान के लिए दुआ करते हैं, अमन और चैन और आफ़ियत के लिए, अपने मुल्क के अजीज़ के लिए दुआ करते हैं कि अमन और चैन रहे, खुशहाली रहे। और माशाल्लाह भी मुसलमान रमज़ान की अभी इबादत में है, अब ईद की भी तैयारी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। रमज़ान का आखिर जुमा है इसलिए अलविदा जुमा कहते हैं, इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट दी जाती है। ये तो हर जुमा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और माशाल्लाह हर जुमा क्या हर दिन रमज़ान की बहारे वाला है, रहमत मग़फ़िरत और अल्लाह पाक से जो है आफ़ियत तलब करने वाला ये महीना है, बरकतों वाला महीना। अपने मुल्क के लिए अमन और चैन के लिए दुआ मांगी जाती है, अपने लिए दुआएं मांगी जाती है, घर परिवार के लिए मांगी जाती है माशाल्लाह। अलविदा जुमे के बाद बस चंद रोज़ ही ईद को रह जाते हैं। मीठी ईद की खुशियां भी नमाजी भाइयों के चेहरे पर साफ नजर आई। यहाँ पर लगे सेवइयों के स्टॉलों में नमाजी भाइयों ने खरीदारी की और मीठी सेवई खरीदते नजर आए। आज रमज़ान शरीफ का 25वां रोज़ा है। इस अवसर पर जामा मस्जिद सेक्टर 6 में जुमे की नमाज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है, जिसमें इमाम साहब के द्वारा मुल्क के हर एक इंसान 140 करोड़ जनता के लिए अमन चैन सुख शांति के लिए दुआ की गई है। देश में अमन चैन भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बना रहे, इस पर दुआ की गई है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं उनके लिए दुआ की गई है। रमज़ान शरीफ का ये पाक महीना चल रहा है, पवित्र महीना है। इसमें सारे हिंदुस्तान के दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह की राह में जितनी नेकियां होती है, ज़कात फितरा हर तरह से मदद लोगों की करते हैं और इसी तरह अमन चैन को आगे बढ़ाते हैं। सुख चैन के लिए दुनिया भर में दुआ मांगी जाती है। ये 25वां रोज़ा था आज हमारा। आज 25वां रोज़ा है, रमज़ान का महीना है, पाक महीना। और जो 27वीं सब होती है, जो आज यानी आने वाला 27वीं सबे बरात, ये उससे पहले एक पहला जुम्मा पड़ता है, जो ये अलविदा जुम्मा, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और ये अलविदा जुम्मा इसलिए पढ़ी जाती है कि ताकि ये साल का पूरा लास्ट जुम्मा होता है और इसमें सभी
भाई छोटे बड़े सब मिल करके, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के लिए दुआ मांगी जाती है। बीमार है, जो बुरे हालात हैं, जो जिनके अच्छे नहीं हैं, उनके सब के लिए एक ही आज इमाम साहब द्वारा जो दुआ मांगी जाती है सबकी खैर व बरकत के लिए, ये आज इसका मुकम्मल होता है। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। श्री राम कथा समिति द्वारा हुडको दशहरा मैदान में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्री राम ज्ञानीदास जी महाराज अपने श्रीमुख से श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। श्री राम कथा के प्रथम दिवस सांसद एवं दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल विशेष रूप से पहुंचे और कथा का श्रवण कर कथावाचक महाराज का आशीर्वाद लिया। श्री राम कथा का श्रवण करने हुडको सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं। कहीं सोनहि अनुमोदन करहि, कहीं सोनहि अनुमोदन करहि, कहीं सोनहि अनुमोदन करहि। श्री राम कथा समिति हुडको द्वारा बड़ा भव्य राम कथा का आयोजन कल से कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई और भव्य कलश यात्रा थी। आज उसकी शुरुआत, कथा की शुरुआत हुई है और जिस मधुर वाणी से संगीतमय वातावरण में आदरणीय आचार्य जी का प्रवचन सुनने मुझे मिला, लगभग 1 घंटा मैं भी बड़े ही लगन से, मन से, आत्मा से राम की इस कथा में मैं भी खो गया था। और वाकई में हम सबका सौभाग्य है कि भगवान राम की इतनी अच्छी कथा यहाँ हुडको में आयोजन समिति के साथी लोग कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और सभी श्रद्धालुजनों के ऊपर प्रभु श्री राम अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सबके घर में सुख शांति समृद्धि है, ऐसी कामना भी करता हूँ। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के सरल मिलनसार व्यक्तित्व होने एवं एक जमीनी कार्यकर्ता होने की वजह से उनको जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। राजेंद्र साहू को लोकसभा की टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं के साथ अब आम जनता भी उनके साथ आ रही है। राजेंद्र साहू ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में महंगाई कम करने का वादा किया था, विधानसभा चुनाव में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन आज भाजपा अपने वायदे से मुकर गई। बताइए किस तरह का सघन जनसंपर्क आपका जारी है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी की विजय होगी। और भाजपा ने जो हथकंडा अपनाया, लगातार कांग्रेसियों पर, वरिष्ठों पर कार्रवाई पे करके उन पर झूठे जो प्रत्यारोप का दौर जारी, उससे क्या लगता है किस तरह का चुनाव पे असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में जनहित के ऐसे कोई भी काम नहीं किए हैं जिससे वो जनता के बीच जा सके, इसलिए वो विपक्षी दलों पे आरोप लगाकर, बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी बात रखते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, जिसको देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आपके सामने में पूर्व मुख्यमंत्री के रिलेशन में ही है, कहना चाहिए, अभी जो सांसद है वर्तमान में, उनसे टक्कर है, क्या मानते हैं इस टक्कर? सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के रिलेशन में दूर से है, पहली बात। दूसरी बात, टक्कर की बात ही नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई होता नहीं है और जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे भरपूर मिल रहा है। धर्म का मुद्दा भाजपा ने बहुत भुनाया है, लोगों पे इसकी छाप भी पड़ी, इसको किस वजह से देखते हैं? हम लोग भी भगवान राम के मानने वाले हैं और भगवान राम हम सब के, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है और हिंदुस्तान सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्मों का देश है। यहाँ सभी एक दूसरे से मिलकर अपने अपने काम में रहते हैं और देश को, विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। लोगों का जो जनसंपर्क आप जुटाने निकल रहे हैं, तो कैसा प्रतिसाद कैसा मिल रहा है लोगों को? मैंने बताया ना, भरपूर सहयोग, भरपूर आशीर्वाद, एक अलग ही उत्साह है जनता में। कुछ
विधानसभा चुनाव में जो एक इस तरह की पटकनी खाई थी कांग्रेस, सभी को ये कयास लगाए थे, सभी का ये था भूपेश सरकार रिपीट होगी, लेकिन हुआ विपरीत। इस बार में कैसा देखते हैं इसको, क्या सा मानते हैं? क्योंकि लोग ईवीएम को ही इसका खेल मान रहे हैं, कांग्रेसी लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ, ये परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब जनता समझ गई है कि उन्होंने जो चुनाव में हुआ उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। चाहे भूमिहीन श्रमिक हो, उनका जो 7,000 रुपये मिलता था वो बंद हो गया, बेरोजगारी भत्ता जो 2,500 मिलता था वो बंद हो गया, राशन जो प्रति परिवार 35 किलो मिलता था उसको घटाकर प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिया गया है, गोबर खरीदी बंद हो गई, और जो हमारे फसल, सब्जी की फसल, फल का फसल और कपास, गन्ना, मक्का सहित अन्य फसल लेने वाले को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलता था, वो भी बंद हो गया। व्यापम और पीएससी सहित नौकरी की जो भर्ती होती है उसमें निःशुल्क परीक्षा होती थी, अब परीक्षा में भी शुल्क लिया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था, उसमें अब प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। ये सब जनता समझ रही है, जनता जान गई है। बिजली बिल में बढ़ोतरी, रजिस्ट्री के जो गाइडलाइन में 30% की छूट थी और 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कभी उसको बढ़ाया नहीं जनता को सुविधा देने के लिए। अब 30% को बढ़ा दिया गया और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में और बढ़ाएंगे। इसको जनता जान गई है कि कांग्रेस जो है जनता के हित में काम करती है और भाजपा जो है जनता का अहित करती है, जनता को मिलने वाली सुविधाओं पे लगातार रोक लगाती है। एक सवाल पूछो सर, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कई टिप्पणियां की हैं, कितना नुकसान होगा बीजेपी को, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वॉशिंग मशीन मानती है, धुलाई मशीन। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन पे वो आरोप लगाती है, ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई का छापा मरवाती है और बाद में उनको अपने पार्टी में लेती है। वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसमें जो दवाई कंपनी है या गौ मांस का निर्यात करने वाले हैं या और अन्य हैं, उनसे चंदा लिए हैं। और पहले तो जो चंदा देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा मरवाओ और चंदा लो और बाद में फिर उसको बाइज्जत बरी करना। ये भाजपा का चेहरा जो है बेनकाब हो गया है, जो कथनी और करनी में फर्क है। एशियन के दर्शकों से क्या कहना चाहिए? सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे छोटे से अदने से कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है लोकसभा क्षेत्र का। इसके लिए आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाले जो चुनाव 7 मई को होंगे उसमें आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आप सब मुझे वोट देकर और दिलवाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। राजधानी रायपुर के गुड़ियाई थाना क्षेत्र में भारत माता चौक के पास स्थित बिजली विभाग के सब डिवीजन कार्यालय के गोदाम में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक तेज धमाका हुआ और उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसमान में दूर से धुएं का गुबार नजर आने लगा। स्थानीय लोगों ने भयानक आग पर काबू पाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली विभाग के सब डिवीजन कार्यालय के गोदाम में आग लग जाने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। इस आगजनी से गोदाम में रखे 1500 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। यह वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास,
कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विधायक कवासी लखमा का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। जगदलपुर शहर पहुंचकर वार्डों में नुक्कड़ सभा और प्रचार के दौरान लखमा बड़ा बयान देकर फिर सुर्खियों में आ गए। कवासी लखमा ने कहा,
कोई भी पैसा शराब देने आए तो घर में रख लेना और 4 जून को पीकर ये कहकर सड़क में नाचना कि कवासी लखमा जीत गया। कवासी लखमा ने नुक्कड़ सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों का पैसा खाने वाली पापी महापौर भाजपा में चली गई, ये पापी लोग मर जाएंगे। महापौर और एमएलए नहीं है तुम्हारे पास, पुलिस आएगी तो बोलना लखमा है हमारे पास, तो पुलिस भाग जाएगी। तो बम्पर मांगो, हमारा पीने वाला ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो। 4 तारीख को पी के रोड पे नाच हुई, रोड में ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है। तो हम बोले फन कर आज हमारा पास महापौर भी नहीं है, पापी आदमी चले गई, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा, तो पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी तोड़ता है, पैसा नहीं मिलता है, डौका डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूँ, एमएलए भी नहीं है, महापौर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा। बता दीजिए, मत बता। खैरागढ़ जिले के छुई खदान में पीएचई कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते अनुविभागीय अधिकारी को पकड़ा है। अधिकारी का नाम राजेश मरावी है, जो पीएचई कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी के तौर पर पदस्थ है। गुरुवार की दोपहर ठेकेदार प्रवीण तिवारी अपने एक साथी के साथ सहायक अभियंता कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय पहुंचे, जहां अनुविभागीय अधिकारी राजेश मरावी अपने चेंबर में बैठे हुए थे। ठेकेदार अंदर पहुंचे तो हाय हेलो करने के बाद ठेकेदार प्रवीण तिवारी ने थैले में रखे हुए 1.5 लाख रुपए का उनके हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने पीएचई एसडीओ राजेश मरावी को धर दबोचा। बुधवार को रिद्धि सिद्धि दाता प्रथम पूज्य लंबोदर पार्वती नंदन एक दंत को याद करते हुए कृषक कार्य में उपयुक्त भारत की जानी मानी कृषि यंत्र उपयंत्र निर्माता औद्योगिकी, जो कि भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी यंत्रों एवं उपयंत्रों का निर्यात कर देश की जीडीपी बढ़ाने में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाकर गौरवान्वित हो रही है। ऐसी विश्वसनीयता औद्योगिकी सोनालिका इंडस्ट्रीज, जो कि स्वयं के आरएमडी सेंटर में कुशल इंजीनियरों द्वारा निर्मित भूमि को समतल कर कम उर्वरक एवं जल के उपयोग के बावजूद ज्यादा पैदावार उत्पन्न करने वाले उपयंत्र की खरीदारी कमला मोटर्स से करने का निर्णय लेकर नवागांव खुर्द के कृषक विनोद ने मशीन की खरीदारी कर मीठी मुस्कान जाहिर की। सिद्धि सिद्धि दाता प्रथम पूज्य लंबोदर पार्वती नंदन एक दंत को याद करते हुए कृषि कार्यों में उपयुक्त भारत की जानी मानी कृषि यंत्र उपयंत्र निर्माता औद्योगिकी, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यंत्रों एवं उपयंत्रों का निर्यात कर देश की जीडीपी बढ़ाने में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाकर गौरवान्वित हो रही है। ऐसे विश्वसनीय औद्योगिकी सोनालिका इंडस्ट्रीज, जो कि स्वयं के आरएमडी सेंटर में कुशल इंजीनियरों द्वारा निर्मित भूमि को समतल कर कम उर्वरक एवं कम जल के उपयोग के बावजूद ज्यादा पैदावार उत्पन्न करने में महारत हासिल की है। इस उपयंत्र की खरीदारी कमला मोटर से करने का निर्णय लेकर मीठी मुस्कान उन्होंने जाहिर की। बता दें, दुर्ग ही नहीं बल्कि प्रदेश में कमला मोटर्स खेती किसानी की मशीन बेचने के लिए विश्वविख्यात बन रहा है।
कमला मोटर्स में कृषक अपनी मनपसंद मशीनों को खरीदने लगातार पहुंच भी रहे हैं। इसी कड़ी में नवागांव खुर्द के कृषक विनोद ने भी कृषि कार्य हेतु मशीन खरीदी। मशीन का वितरण करते हुए कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक हेमचंद गुप्ता, सेल्समैन अजय चौधरी, हेड मैकेनिक किशोर निषाद, उपयंत्र ग्रहण करते हुए कृषक विनोद कुमार साहू, छविलाल साहू, राजेश्वर साहू, श्रवण कुमार साहू, लेखनाथ साहू आदि लोग शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में कमला मोटर्स की प्रशंसा दिल से की। साथ ही कृषि कार्य हेतु मशीन खरीदने पर शुभकामनाएं भी प्रेषित की। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नशीली दवाइयों के कारोबार से जुड़े आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने जबलपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर बड़ा जखीरा बरामद किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 3,86,000 रुपए की नशीली दवाइयां, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में दुर्ग कोतवाली पुलिस एवं एसीसीयू की टीम को सफलता हाथ लगी है। आरोपियों को पुलिस ने जबलपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए दुर्ग पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 3,86,050 रुपए की नशीली दवाइयां, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तीनों का अलग सामान कहाँ है? सील वाला सामान कहाँ है? गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में नशीली दवाइयों की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया था। वहीं 23 मार्च को जीवन रेखा परिसर दुर्ग में गोवर्धन प्रसाद बंछोर, जो कि रिसाली निवासी है, सोनी राजपूत निवासी शंकर नगर दुर्ग तथा रुस्तम नेताम, जो कि बघेरा का निवासी है, अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई अल्फ्राजोलम बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी गोवर्धन प्रसाद बंछोर के द्वारा जबलपुर से नशीली दवाइयों को अनिल माधवानी निवासी रायपुर के द्वारा जबलपुर से राजकुमार गंगवानी के माध्यम से ऑर्डर करके मंगवाना बताया गया है। इस आधार पर अनिल माधवानी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसने उसने स्वीकार किया है कि राजकुमार गंगवानी निवासी जबलपुर के माध्यम से वह दवाइयों को मंगवाता था। समृद्धि बाजार चलो जबलपुर में टीम 2 बार गई थी, तो लगभग 4-5 दिन लग गए। इस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने कोतवाली के उप निरीक्षक नवीन राजपूत के नेतृत्व में टीम भेजकर राजकुमार गंगवानी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने जबलपुर द्वारिका नगर क्षेत्र के राधे स्वामी मेडिकल फर्म से दवाई को लाकर अवैध रूप से बेचना बताया। साथ ही राजकुमार गंगवानी के द्वारा नशीली दवाइयां सप्लाई करने वाले व्यक्ति लखन ओचानी के फर्म में सर्च करने पर पुलिस को प्रतिबंधित नशीली दवाइयां अल्फ्राजोलम स्पासमोल मिली। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आधी प्रतिबंधित नशीली दवाइयां अपने साथी राजेश सोनी के पास स्टॉक में वह रख देता है। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम राजेश सोनी के घर में सर्च की। वहां पर नशीली दवाइयां अल्फ्राजोलम स्पासमो व इंजेक्शन भी मिले। पुलिस ने आरोपी लखन ओचानी, राजेश सोनी, राजकुमार गंगवानी के कब्जे से अल्फ्राजोलम टैबलेट, ट्रामाडोल टैबलेट, विफेनारफिना के इंजेक्शन, जिसकी कुल कीमत लगभग 3,86,050 रुपये बताई गई है, इसको जब्त किया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत साथ ही नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने जानकारी मीडिया को दी। पिछले महीने थाना कोतवाली दुर्ग में एक कार्रवाई हुई थी एनडीपीएस में। उसमें हमने कोतवाली क्षेत्र में ही एक राकेश मेडिकोज नाम के मेडिकल स्टोर पे सर्च किया था। तो वहाँ पे हमें अल्फ्राजोलम टैबलेट्स और स्पासमोस कैप्सूल्स के लगभग 30 डब्बे मिले थे। उस बेसिस पे हमने बैकवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश किया और उसके बेसिस पे हम जबलपुर पहुँचे। कल हमारी टीम ने जबलपुर में सर्च किया तो एक राधे स्वामी मेडिकल फर्म, जिसको लखन ओचानी नाम का एक व्यक्ति संचालित करता था, उसके यहाँ हमने सर्च किया तो हमें लगभग 30,000 की मात्रा में अल्फ्राजोलम टैबलेट्स 0.5 mg अल्फ्राजोलम टैबलेट्स 600 और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स 1800 की मात्रा में मिले। उससे फर्दर पूछताछ करने में उसने बताया कि वह राजेश सोनी नाम के व्यक्ति के यहाँ भी अपना मटेरियल स्टोर करता था। तो हमने वहाँ उसके यहाँ जाके सर्च किया तो हमें अल्फ्राजोलम टैबलेट्स 1,09,200 की मात्रा में मिली, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए है।
और प्रॉक्सियम स्पास कैप्सूल्स मिली जो 6,720 की मात्रा में थी, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 59,000 रुपीज़ है। और एक ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन मिले जो 1450 नंबर में थे और उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 36,000 रुपये है। तो जो हमने कल रिकवरी की उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3.25 लाख रुपए बताई जाती है। और ये बैकवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश करने के हम इसमें फर्दर उनसे जो सामान जब्त किया गया है उसमें फर्दर हम जांच कर रहे हैं और पूरे जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं पूरा बैकवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश करके हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। संभावना हो सकती है। हम उनके डॉक्यूमेंट्स जो उनके इनवॉइसेस हैं जो कल मेडिकल फर्म जहाँ हमने रेड किया उनको जांच कर रहे हैं और जो भी अगर बैकवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश होगा तो डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे आगे भी। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।